भाई साहब, वो क्या है भाई? कितना जायंट है यार ये। एलियंस ढूंढ रहे हैं 47 सालों से। एक अजीब सी साउंड आ रही है, कुछ पता नहीं क्यों। नासा जैसा कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या बना हुआ है। अभी भी ये एलियन ढूंढ रहा है भाई। 1980 से लेकर अब तक 24 घंटे दुनिया में कहीं और अगर जिंदगी है, एलियंस हैं यार, ये विटनेस कर लिया यार। और पता है ऐसे कितने हैं? 27 हैं। तो बड़े वाले जो स्कूल बस होते हैं वो आ जाएंगे इसके डायमीटर पे यार। भाई साहब क्या मस्त जगह मिली है यार। ऐसे 27 एंटीनाज हैं इस बीहड़ सुनसान इलाके में। जी हाँ, और क्या कर रहे हैं? एलियंस ढूंढ रहे हैं। और कब से? पिछले 47 सालों से। और आज मैं इस जगह पर पहुंच गया गलती से। जी हाँ, एक रोड ट्रिप कर रहा हूं मैं, जैसा कि आपको पता है। और आज के इस ट्रिप की शुरुआत ऑफ कोर्स यहाँ से नहीं हुई थी। तो इस कहानी को ज़रा शुरू से शुरू करते हैं और आपको ले करके आता हूं मैं इस वियर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस पर। गुड एंड मॉर्निंग है जी। तो मैं कल शिपरॉक से 2 घंटे दूर साउथ ऑफ न्यू मैक्सिको में गैलप करके जो जगह है, जहाँ पर मैं शिपरॉक जाने से पहले भी रुका था, मैं वहाँ आ गया था। और एक ट्रक स्टॉप पे ट्रैवल सेंटर, जहाँ पर कल भी नहाया था मैं शिपरॉक पे जाने से पहले, वहीं पर मैं रुक गया था। रात में काफ़ी बारिश हुई है। कल ही मैंने गाड़ी धोई थी वापस आकर के, और वापस से फिर रात में बारिश होकर के फिर से मेरी गाड़ी का कबाड़ा हो गया है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। बट आज फर्दर साउथ ऑफ न्यू मैक्सिको की तरफ चल रहे हैं। सुबह सुबह उठ करके बस थोड़ा कचरा फेंका है, गाड़ी में वापस से तेल भरा है और निकल गए हैं। टाको बेल आ गए हैं, टाको बेल में नाश्ता करेंगे, नाश्ता लेंगे और चल लेंगे। हाय, हाउ आर यू? यस, कैन आई हैव द कैंटीना चिकन बॉल? या, हियर यू गो। फायर। Gracias, थैंक यू। सुबह सुबह बोल खाने से ना मज़ा ही आ जाता है भाई। पहले खा लेता हूँ फिर चलते हैं। मेरी गाड़ी का जो ये वाला सामान है ना, ये मेरे सिस्टर के हस्बैंड को बहुत पसंद आता है। वो बोलते हैं मुझे कि ये आपने बहुत अच्छा लिया है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। एक्चुअली में काफ़ी अच्छी चीज़ है। डेली के बेसिस पर कम से कम 2 बार तो ज़रूर मैं यूज़ करता हूँ इसको, या तो काम करने के लिए या खाने के लिए। तो ऑफ कोर्स इस तरफ से खाना खाता हूँ और दूसरी साइड से काम करता हूँ। सो यप, जल्दी जल्दी से ये चिकन बोल खा करके, और सारी अच्छी चीज़ होती हैं। बीन्स होता है इसके अंदर, चिकन होता है, टमाटोज़ होता है, लेटस होता है, थोड़ा सा चीज़ होता है और राइस होता है। तो ऑलमोस्ट हर चीज़ हेल्दी है, हैवी भी नहीं होता है, मस्त होता है। ऑल राइट, सो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। ये सामने जो रास्ता है, इसी रास्ते पर चलना है मुझे। और करीब मैं 5 घंटे का सफ़र आज तय करने वाला हूँ। बिल्कुल नॉर्थ ऑफ मैक्सिको में, बिल्कुल नॉर्थ में तो नहीं हूँ लेकिन नॉर्थ ऑफ मैक्सिको में हूँ मैं। और यहाँ से मुझे साउथ ऑफ मैक्सिको पहुँचना है। बिल्कुल मैक्सिको बॉर्डर से कुछ 1-1.5 घंटे पहले एक जगह है, खूबसूरत सा एक नेशनल पार्क है, जो मैं शायद कल देखूँगा और फिर अगले एपिसोड में हम आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज के एपिसोड में क्या करने वाले हैं, तो ये 5-5.5 घंटे की जर्नी करने वाले हैं। रास्ते में कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो देखेंगे। और उसके बाद रात को आज एक कैंप ग्राउंड में रुकेंगे, जो कि एक लेक के किनारे है, और मैंने वो ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो आज का कुछ ऐसा बहुत ही सीरियस एजेंडा नहीं है। सिंपल ड्राइव करना है, मज़े करने हैं और कैंप ग्राउंड में जा कर के रात बितानी है। कोई स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है। और इसमें बड़ा मज़ा आता है मुझे, क्योंकि ऐसे रास्ते पे चलते चलते मैं बढ़िया गाने बजा देता हूँ अपने और वाइब करता हूँ। कल मैंने एक्चुअली कल की बात है, परसों मैं जब आ रहा था रूजवेल्ट लेक से, साउथ ऑफ एरिजोना से नॉर्थ ऑफ न्यू मैक्सिको की तरफ, तो रास्ते में मैंने बिना नहाए वहाए मैं गाड़ी लेकर के भगा रहा था कि मुझे पहुंच करके ट्रक स्टॉप पहुंचूंगा न्यू मैक्सिको में, वहां जा करके नहाऊंगा। तो मैं बिना नहाए वहाए रात में जिस टी शर्ट में सोया था वैसे ही बस मुंह कान धो करके, कुछ हल्का सा खा करके, फ्रेश होकर के और निकल गया था। वैसे ही मैं टी शर्ट भी पहन रखी थी जो रात में पहन के सोया था। और मैं ऐसे वाइब करता करता ना फ़ोन पे एक मैंने वीडियो बना दी। वो वीडियो मैंने किसी को भेजी, उसने बोला कि यार ये ना डाल दे, बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने एक्चुअली में डाल दी रील, एज अ रील इंस्टाग्राम पे। और भाई वो वीडियो क्या फट गई है यार, मतलब। और लड़कियों के क्या मैसेजेस और कमेंट्स और फॉलोज आ रहे हैं भाई साहब।
समझ ही नहीं आया मुझे कि ये कैसे काम करता है इंस्टाग्राम यार, सीरियसली। पता नहीं कौन से रास्ते पर हूँ मैं, पता है इतना सुनसान है, इतना सुनसान है, एक गाड़ी नहीं दिखी है मुझे पिछले 1 घंटे से। बीच बीच में कहीं कहीं पर ये दिख जा रहा है मुझे, या एक आध जगह पे मुझे छोटे छोटे घर दिखे हैं, लेकिन एकदम आइसोलेटेड। यूएस में अगर आप आओ ना तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि आपको कहीं भी अगर आप जा रहे हो ना तो आपको रास्ते में ऐसे सुनसान बहुत लंबे लंबे आपको रास्ते मिल सकते हैं, बहुत लंबे लंबे स्ट्रेच आपको मिल सकते हैं जहां आपको कोई नहीं दिखेगा। और ऐसे में ना हम इंडियंस को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हमें ना इंसान देखने की बहुत तगड़ी आदत है। तो ऐसे सुनसान ना हमें अच्छा नहीं लगता, मतलब थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यार कहाँ आ गए पता नहीं। और बात सिर्फ सुनसान की नहीं है कि सुनसान हो जाता है, नेटवर्क भी नहीं होता है, जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है एक्चुअली में। बिकॉज अगर इन रास्तों में आपका गाड़ी पंक्चर हो गया या किसी भी तरीके की आपको कोई ज़रूरत पड़ गई तो आप कांटेक्ट किसे करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि नेटवर्क तो आपके पास है ही नहीं भाई साहब। अब मेरे पास तो वैसे स्टारलिंक है, जो मैं वैसे लगा करके नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे बैटरी बचानी होती है, लेकिन जिनके पास स्टारलिंक नहीं है, जो रोड ट्रिप पे आए नॉर्मल, वो क्या करेंगे। तो ये है सिचुएशन है भाई। ये एक घर बड़ी मुश्किल से दिखा, तो ये देखना कितना खंडहर टाइप का घर है। बताओ इस तरीके के घर यहाँ भी होते हैं। एक छोटू सा कोई तो भी जंक्शन आया है जहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना था, जहाँ पर कुछ है नहीं है सच, लेकिन ये 2-4 घर दिखे मुझे और बिल्कुल खंडहर है लिटरली। नो ट्रेसपासिंग तो लिखा हुआ है यहाँ पर पीले पीले कलर का। ये वाला तो फिर भी ठीक लग रहा है थोड़ा, लेकिन बाकी तो सब खंडहर ही दिख रहा है। ये वाला थोड़ा ठीक दिख रहा है। बस एक छोटू सा जगह आया था जहाँ पर बस यही 4 घर थे। कैसे इस बिहार में इतने जंगल में से 4 घर है भाई हैं, और बाकी कुछ है ही नहीं। देखना कुछ भी नहीं है यार, कैसे रह सकते हैं भाई यहाँ पर लोग। भैया हम लगा रहे स्टारलिंक, हम नो नेटवर्क जोन में नहीं रह सकते ऐसे। हमें दिखा रहा है 65 किलोमीटर और ऐसे ही चलेगा रास्ता, इसी रास्ते पर। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। ये जितना सुनसान ये रास्ता चल रहा है उतना ही इतना स्पूकी वेदर है ना, क्या बताऊँ। देखना ये पूरे डार्क क्लाउड में से सिर्फ वो एक हिस्सा जो है वाइट है। ऑफ कोर्स वहाँ पे क्लाउड कम है तो उसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा लग रहा है, बट कितना ज़्यादा स्पूकी लग रहा है वो देख रहे हो। भाई घनघोर बारिश शुरू हो गई है बिल्कुल, पर आगे आसमान मुझे साफ दिख रहा है और मुझे अभी भी 150 किलोमीटर उसी रास्ते पे जाना है, उस तरफ ही जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बारिश वाला जो हिस्सा है वो मैं क्रॉस कर दूँगा, क्योंकि मुझे वैसे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन जब मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ और कैंपिंग कर रहा हूँ तो बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट बना देता है आपके ट्रिप को। तो इसलिए मुझे इस वक्त पे बारिश पसंद नहीं है। और द वर्स्ट केस सिनेरियो इज़, कहाँ मैं परसों तरसों तक 30 डिग्री सेल्सियस पे था और आज इस रीजन, इस लैंडस्केप और बारिश की वजह से टेम्परेचर जो है वो देखना 4 डिग्री सेल्सियस हो गया है यार, सीरियसली 4 डिग्री सेल्सियस। पर उस तरफ आसमान खुला दिख रहा है मुझे, तो उम्मीद की किरण जो है वो अभी भी बुझी नहीं है मेरे लिए। मुझे उम्मीद है कि कैंपिंग ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते अगले 3-3.5 घंटे में आई विल बी क्रॉसिंग दिस वेदर। इस वेदर का सीना चीरते हुए हम पहुंचेंगे अपने कैंप ग्राउंड तक। ये बर्फ है क्या? ओ अरे भाई साहब, ये कहाँ आ गया हूँ मैं? ये भाई साहब बर्फ है यहाँ पे तो। ओहो हो, ब्लैक आइस भी हो सकता है यहाँ तो। मेरा ये अभी अभी बर्फ पड़ी है भाई, और ये टायर के निशान है देखो जो बगल वाले रोड पे है ना, यहाँ तो ब्लैक आइस भी हो सकती है भाई। चांसेस कम है लेकिन हो सकती है, तो गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। सामने 3 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई साहब, ये तो बिल्कुल प्लान ही नहीं किया था यार। और अच्छा हुआ मुझे बर्फ़ दिख गया एकदम से, क्योंकि साइड में बर्फ़ देख करके मैं थोड़ा स्लो हो ही गया था। मुझे एक्चुअली में देखना चाहिए कि मैं किस एलिवेशन पे हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा हाइट पे हूँ। कल मैं 1800, 1900 या 2000 मीटर के आसपास था, और मैं साउथ जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से मुझे गर्म होना चाहिए। 2285 मीटर्स, तो ऐसा बहुत ज़्यादा एलिवेशन तो नहीं लिया है मैंने, लेकिन शायद मौसम ने करवट बदली है। ओ भाई साहब, उस एक छोटा सा पॉकेट था वो जिसमें बर्फ़ था, उसके बाद मुझे बर्फ़ नहीं दिख रही है अब, बट इट वॉज सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है मेरे साथ ये तो। भाई साहब, गर्मी के बीच में बर्फ़बारी। चलो भैया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए अब।
लैंडस्केप हो गया फिर से चेंज। थोड़े पहाड़ों पे आ गया हूँ मैं और पहाड़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हरियाली आनी शुरू हो गई है। देख रहे हो ये वाले पेड़ आने शुरू हो गए हैं, देवदार के वृक्ष। देवदार नहीं है, आई मीन व्हाटएवर कॉनिकल पेड़, ये जो वो वाले होते हैं क्रिसमस वाले, वो वाले पेड़ हैं ये। और ये चलना शुरू हो गया है जो मुझे कोलोराडो वगैरह में दिखता है, उस तरीके का माउंटेन वाला लैंडस्केप है ये, जिसकी भी मुझे एक्चुअल में कोई उम्मीद नहीं थी। अमेरिका आपको बहुत सरप्राइज़ करता है यार। आप एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन प्लान करते हो और उन 2 डेस्टिनेशंस के बारे में पढ़ते हो, लेकिन बीच के रास्ते के बारे में आपको कुछ नहीं पता होता और ना आप पढ़ने की कोशिश करते हो। एंड दैट्स वेयर नेचर प्लेज इट्स रोल एंड सरप्राइजेस यू विद कभी बारिश, कभी ओले, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बर्फ़, कभी जंगल, कभी रेत, कभी मरुभूमि। और कुछ 1.5 घंटे का रास्ता रहता है, 3.5 घंटे पार कर चुका हूँ मैं। एरिया 51 जैसा नहीं था, एरिया 51 वाला टाइप का, नवाडा टाइप का पूरा लुक आ गया सामने। बिल्कुल सेम वैसे ही पहाड़ हैं, थोड़े से दिख रहे होंगे अब, ठीक है। ये बिल्कुल एरिया 51 वाला जो पहाड़ है ना, बिल्कुल वैसा पहाड़, वो क्या कहते हैं आपको दिख रहे हैं यहाँ के। पूरा चारों तरफ लैंडस्केप भी बिल्कुल वैसा ही है। और अब ये फिर से चेंज हुआ। और अभी वो जो पहाड़ों वाला मैं बता रहा था जहाँ पर वो पेड़ वेड़ थे कोलोराडो टाइप, वो था मेरे ख्याल से अभी से सिर्फ कुछ 20 मिनट या 25 मिनट पहले। 25 मिनट में देखो पूरा लैंडस्केप इधर से उधर हो गया। अब ये पूरा हो गया ये नवाडा वाला लैंडस्केप। वो क्या है, कोई ऐसा रेडियो का नेटवर्क, लेकिन रेडियो में ऐसे इतने सारे थोड़ी ना होते हैं एंटीना। ये वाला तो रोड के बगल में भी एक एंटीना है, ये देख रहे हो, ये है। और इधर कितने सारे एंटीना हैं ये आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5। और इधर तो बहुत सारे एंटीना है भाई, बहुत सारे। और वहाँ पर ना एक बिल्डिंग है, उस पर ब्लैक कलर का कुछ तो बना हुआ है, नासा जैसा कुछ बना हुआ है, पता नहीं क्या बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कुछ जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, बस मुझे इतना पता है। आपके इंटरेस्ट की है कि नहीं पता नहीं। चलो देखते हैं ये है क्या भाई, कोशिश करते हैं देखने की, पता करने की। इसकी तरफ पता नहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, बस ट्रेसपासिंग जैसा कुछ ना हो। दिख रहा है ये देखो, कितना बड़ा एंटीना है यार। और इधर भी देखो कितने सारे हैं, ये देखो। और इधर वाला भी अब देखो कितने सारे दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हो, कितने सारे दिख रहे हैं। और ये तो बहुत ही बड़ा, एकदम नज़दीक पहुंच गया हूँ मैं इसके। तो अब टूरिस्ट पार्किंग भी लिखा हुआ है। ओहो, फिर तो यहाँ रुकना बनता ही है भाई। कितना बड़ा डिश एंटीना है यार। ये रहा टूरिस्ट पार्किंग। क्या है ये, आओ जरा देखा जाए। प्लेन सैन ऑगस्टीन, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपना, क्या है ये, और इतना बड़ा एंटीना क्यों लगा रखा है ये। पर मुझे ना एक्चुअली यहाँ से उतर करके इसको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मुझे एक्चुअली चाहिए कि वहाँ वो बिल्डिंग में क्या है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ एक्चुअली। लेट्स गो देयर। एक्चुअली कहीं से रास्ता है क्या उसका। एक ये रेलवे लाइन है जो बंद है, ये सिर्फ क्या इनके लिए है क्या, प्राइवेट रेलवे लाइन है। ओके, तो मैंने गूगल पे लगाया है ये जगह, कुछ NRAO करके कुछ तो भी लिखा हुआ है, कुछ तो भी है, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, जल्दी लगाया क्योंकि दिख रहा है 4 बजे बंद हो जाएगा। और मैं 347 पे पहुंच रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है। और आगे से कुछ 3 किलोमीटर्स के बाद राइट टर्न लेना है, तो फटाफट चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या है। अगर पहले से पता होता कि जा सकते थे तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग है तो मैं थोड़ा टाइम से आता, पर ठीक है, जितना देख पाएंगे उतना देख पाएंगे। चलो चल करके देखते हैं फटाफट कि है क्या ये। ओके, यहाँ से टर्न राइट बोल रहा है, दरवाज़ा तो खाली है। ये भाई सब तो यहीं रुक गए हैं, एक जीप वाले। और हमको कितना दूर दिखा रहा है, 6.6 किलोमीटर्स और दिखा रहा है भाई। एकदम मिडिल ऑफ नोवेयर में है ये तो, एकदम क्या है ये। मुझे जितना मैंने फट से गूगल पे पढ़ा, कुछ सैटेलाइट से रिलेटेड है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस करते हैं। और मैंने वो पढ़ा, क्या बोलते हैं, SAT पढ़ा, SETI, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है एलियंस के बारे में। बस इतना ही मैंने फटाफट पढ़ा और 4 बजे बंद हो रहा था तो मैं भाग के आ गया। लेकिन वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस यानी एलियन पढ़ते ही
मेरा तो भाई क्यूरियोसिटी एकदम जंप कर गया है कि ये क्या है जिसके बारे में पता ही नहीं है भाई। और इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, न्यू मैक्सिको के इस सुनसान वीरान इलाके में, ये तो कुछ एरिया 51 टाइप मिल गया मुझे लगता है वो वाला ऑफिस होगा वहाँ पर जो है। हाँ ये देखो NRAOVLA यही लिखा था। अब इसका मतलब क्या होता है ये चलो वहाँ चल करके पता करेंगे। मेरे पास गूगल पे पढ़ने का भी टाइम नहीं था, तो वहाँ चल करके पता करते हैं कि इसका मतलब क्या है। कैसी जगह पे बना है, लेकिन इतनी खुफिया जगह पे बना करके रखा है इसको, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। एक लाइन से सारे डिश एंटीना लगा रखे हैं इन्होंने। पहले मुझे लगा था कोई रेडियो स्टेशन टाइप का कुछ है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग निकल गया। हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया लिखा हुआ है। Turn right into the parking lot. Then your destination will be on the right. Turn right in the parking lot. NRAO का मतलब होता है नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। ओ भाई साहब, एस्ट्रोनॉमिकल पूरा। मैं बोल रहा था ना, मुझे लग रहा था कि स्पेस से रिलेटेड है कुछ ये। ये बंद होने वाला है, चलो जल्दी जल्दी चल करके देखें क्या है ये। वेरी लार्ज एरे, VLA का मतलब ये है विजिटर सेंटर, और NRAO का मतलब है नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी। एडल्ट $10 का टिकट लगता है पर टिकट, लेकिन ये टाइम हो रहा है 3:48। 10 मिनट के लिए टिकट लूँ कि नहीं लूँ ये कैसे पता चलेगा। ओके तो भाई ये एक शायद इम्प्रॉम्प्टू व्लॉग हो रहा है। थोड़ा बहुत आइडिया जितना मुझे लग गया है और टिकट मुझे मिल गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पर कई सारे एंटीनाज लगाए गए हैं। पहले चलो बाहर चल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। ऑल राइट, बाहर थोड़ी सी ठंड है, तो मुझे लगता है मुझे जैकेट लेकर के आ जाना चाहिए फट से। चलो मैं फटाफट टूर लेते हैं। अच्छा, टूर लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ क्या अंदर जा कर के मैंने एक रूम है, सोवेनियर शॉप टाइप का है, उसमें एक मैडम बैठी थी। उन्होंने कहा कि 4 बजे तक, कम ऑन, नो प्रॉब्लम, श्योर। सो उन्होंने बोला टिकट खरीद लो, ये बिल्डिंग 4 बजे तक बंद होता है, लेकिन पूरा जो टूर है बाहर आप टूर कर सकते हो एक, वो 4:30 तक रहता है, तो आप कर सकते हो। आधा घंटा इज़ मोर देन इनफ। मैंने बोला ठीक है जी। और ये वाली दरवाजे के अंदर टिकट मिलेगा आपको, और यहाँ से टूर हमारा शुरू होता है। मेरे पास एक मैप है, ठीक है, ये मैप दिया है, उसमें मैप में पूरा मैप बना हुआ है कि कैसे कैसे टूर करना है, वो मैंने पढ़ लिया है। बस ऐसा सा सर्कल सही है, यहाँ लिखा है ऑल गेट्स आर लॉक्ड एट 4:30, और यहाँ से टूर शुरू होता है। ये 1 नंबर लिखा है ना, ऐसे 1 2 करते हुए हम जाएंगे। तो सबसे पहले है क्या ये, आओ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भी मैप बना हुआ है। सो यहाँ विजिटर सेंटर है, यहाँ से हम टूर शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर हम एक एंटीना को देखेंगे नज़दीक से। फिर 13 14 में कुछ कंट्रोल बिल्डिंग है, वहाँ से हम वापस आएंगे। तो हम ये सारा सब कुछ करेंगे। मैडम ने ये भी बताया था कि फ़ोटोज़ वोटोज़ ले सकते हो, लेकिन ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ये ध्यान रखना है कि सेलफ़ोन का जो है ना वो एयरप्लेन मोड ऑन रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप नेटवर्क मोड रखोगे ऑन, तो उससे यहाँ के जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये सारे एंटीनास, उनमें डिस्टर्बेंस होता है। सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जगह पे है होता क्या है। तो बेसिकली इस जगह पे जितने भी ये बड़े वाले एंटीनाज हैं ना, उनसे ये यूनिवर्स को, हमारे स्पेस को रीड करते रहते हैं। उसके जितने भी रेडियो सिग्नल्स हैं उसको रीड करते रहते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि दुनिया में कहीं और अगर ज़िंदगी है, एलियंस हैं, तो हमें उसका पता चल सके। उसके लिए ये पूरा ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है। मतलब अमेरिका के एक इस सुनसान इलाके में एक पूरा का पूरा इतना बड़ा स्टेशन, और आई डोंट नो कितने सारे एंटीनाज हैं, मुझे नहीं पता, अभी शायद इस टूर में पता चल जाए, पर 20-22 तक तो मैंने गिन लिए थे। इतने सारे एंटीनास लगा रखे हैं सिर्फ क्या पता करने के लिए कि दुनिया में हमारे अलावा किसी और जगह पे, किसी और प्लैनेट पर कोई ज़िंदगी है या नहीं है। तो आइए टूर का मज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले ये टेलीस्कोप जैसा कुछ दिख रहा है। What is the sun's power? Try this. Use the cranks to aim the big end of the horn away from the sun. अच्छा, विजिबल ये है, अल्ट्रावायलेट ये है, और रेडियो सिग्नल्स ये है। पता है क्या है ये ना ये बता रहा है कि सूरज सिर्फ ऐसा पीला नहीं दिखता, उसमें रेडियो सिग्नल्स भी होते हैं, और ये रेडियो सिग्नल भी पकड़ रहा है। जब मैंने इसको सूरज की तरफ घुमाया, इसको इस टेलीस्कोप जैसे दिखने वाली चीज़ को, ये टेलीस्कोप है नहीं वैसे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो वोल्ट मीटर है ना, इसमें ये जो 0 पे था ये बढ़ गया,
आगे, और इसको मैं टच कर रहा हूँ तो भी इससे चेंजेस हो रहे हैं। रेडियो मतलब मेरे अंदर भी रेडियो सिग्नल है क्या? ये मेरे टच होने से भी चेंज हो रहा है यार, ये देखो मेरे अंदर भी रेडियो सिग्नल है भाई। ओके, आधे घंटे में बंद हो जाएगा, थोड़ा और आगे चलते हैं अब। देखो यहाँ लिखा है कि व्हाट इज़ द कार्ल जेंस्की वेरी लार्ज एरे। सो बेसिकली ये जगह जो है वो कार्ल जी जेंस्की, जो कि एक फादर ऑफ रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है इनको, इन्होंने 1980 में उनके नाम पे बना हुआ ये जगह वेरी लार्ज एरे, ये एक्चुअली एक टेलीस्कोप की तरह काम करता है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ मतलब है तो ये एंटीना ही रेडियो वेव्स को ही पकड़ता है, लेकिन यहाँ पर 27 एंटीनाज हैं और सब करीब करीब 25 मीटर बड़े हैं भाई, और 230 टन उनका वेट है, और ये सब एक साथ टुगेदर एज अ जायंट रेडियो टेलीस्कोप काम करते हैं। 1980 से लेकर अब तक 24 घंटे ये दिन रात स्पेस को रीड कर रहे हैं, और जो डेटा ये कलेक्ट करते हैं वो डेटा एक सुपर कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस करके दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स को देते रहते हैं ये। ओ भाई साहब, क्या सॉलिड जगह है यार। ये देखना कितने सारे हैं ये, जितने भी हैं ना, और इनमें से ही किसी एक जगह पे मैं इस वक्त पे खड़ा हूँ, और वहाँ पर एक एंटीना है जिसको चल करके देखते हैं। आपको बस सिंपल ट्रेल फॉलो करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे वॉकिंग टूअर स्ट्रेट, तो इधर नहीं जाना है, अपने को स्ट्रेट क्रॉस करना है। अब ये हम आ गए नंबर 3 पे। यहाँ क्या है? ब्रेसवेल रेडियो सन डायल। ये क्या है भाई, पढ़ लूँ जरा। अच्छा, ये है सन डायल, ठीक है। सन डायल क्या होता है ये तो आपको भी पता होगा, ये तो मुझे बचपन से पता है। जब आप इसमें हालांकि टाइम और डेट दोनों लिखा है, डेट कैसे पता चलता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम का मुझे पता है। जब सूरज चमकता है ना, और अगर आप एक पेपर को रखो और उसमें 12 बजे को नॉर्थ की तरफ रख दो, और पेपर में एक ऐसे घड़ी बना लो और उस पर 12, 3, 6 और 9 बना लो, उसके बाद पेपर को ज़मीन पर रखो फ्लैट, और 12 को नॉर्थ की तरफ रखो, और फिर सेंटर में ना उसके एक पेंसिल रखो। सूरज की रोशनी की वजह से वो पेंसिल बिल्कुल आपको करेक्ट टाइम दिखाई देगी। अगर 1 बज रहा होगा ना, तो पेंसिल की परछाई जो है, शैडो, वो बिल्कुल 1 बजे पे रहेगी। ये सन डायल होता है। इसका कॉन्सेप्ट मुझे आई थिंक ये 4th या 5th क्लास में पढ़ा था मैंने इसके बारे में, तो ये शायद सन डायल ही है वो। बट ये कह रहे हैं कि ये पहला सन डायल है दुनिया का। तो अब ठीक है भैया, अगर मुझे तो लगता है कि सन डायल बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, कहीं से भी हो सकता है। मैंने इसके बारे में मैंने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, बट मैंने सुना है कि हिंदू माइथोलॉजी में भी सन डायल सन से ही वो करते थे, हम लोग समय देखते थे। तो ये दुनिया का पहले कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, अभी कंट्रोवर्सी पे नहीं जाते हैं, बस इस पे जाते हैं कि यहाँ पर एक सन डायल है, और ये है सामने ये सन डायल, जिस पे जब धूप पड़ेगी तो उसकी वजह से उसकी जो परछाई जहाँ पड़ेगी, वो परछाई जो है उससे टाइम पता चलेगा। अभी जो परछाई है वो देखो, यहाँ सीधी अगर जा रही होगी तो 12 बजेगा, ठीक है। इधर जाएगी, यहाँ पर अगर आएगी परछाई तो 1 बजेगा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, मतलब सिर्फ दिन का ही टाइम पता चलता है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक या 5 बजे तक ही पता चलता है, क्योंकि सूरज के जाने के बाद समय का पता हम लोग तारे और मेरे ख्याल से तारों और चांद को देख करके पता करते थे पहले के ज़माने में। अब मेरा बेस्ट गेस ये है कि अगर 12 उस तरफ लिखा है तो इस तरफ ही नॉर्थ भी होना चाहिए, और अगर मैं सही हूँ तो उस तरफ ही नॉर्थ होगा। लेट्स ओपन द कंपास। सी, बोला था ना मैंने, देखा नॉर्थ उधर है ना, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये 12 जो है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही रहता है। यार ये तो मैंने बचपन से पता है मुझे, और तब मैं ये लोगों को बताता था ना स्कूल में अपने, तो लोग बोलते थे वाह यार ये क्या पता कर लिया तुमने, कैसे टाइम बता देते हो धूप से। ये बहुत सिंपल चीज़ है यार, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, और मुझे लगता है कि इसके बारे में कई सारी जगहों पर पढ़ा है मैंने, पता नहीं कैसे लोगों को नहीं पता है। ओके चलो, अब आते हैं हम नंबर 5 पे। ये तो साउंड वेव जैसा कुछ लग रहा है, यहाँ से वहाँ पे ट्रांसमिट करने के लिए कुछ ऐसा ही होगा। हाउ डज़ अ VLA एंटीना वर्क? In front of you are 2 small parabolic dishes. We can use them to demonstrate how a parabolic dish bounces waves. अच्छा, बस ये है कि आप अगर यहाँ पे कुछ बोलोगे ना तो वहाँ पर सुनाई देगा आपको, क्योंकि वहाँ पे जो आप बोलोगे ना वो उससे, उसके रिफ्लेक्टर से, मतलब ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वो ना वेवलेंथ जो है सीधी यहाँ पहुँचती है, और इस दूसरे वाले सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो उसको प्रॉपरली ग्रैब कर लेता है। ये भी बचपन में किया है, अगर आपने वो माचिस वाली तार लगा करके अगर आपने वॉकी टॉकी अगर यूज़ किया है तो कुछ सेम ही कॉन्सेप्ट है वो। वॉकी टॉकी का भी कॉन्सेप्ट आई थिंक मेरे ख्याल से सेम ही रहता है, थोड़े चेंजेस हैं, लेकिन मोर और लेस ग्राउंड बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ये लोग ट्राई कर रहे हैं। इज़ इट वर्किंग? ओके ऑसम। नंबर 6 पे आते हैं अब हम। हाउ बिग इज़ अ VLA डिश?
82 फीट अक्रॉस, मतलब 25 मीटर का। इतना बड़ा होता है भाई, एक डिश इतना बड़ा होता है कि 2 बड़े वाले जो स्कूल बस होते हैं वो आ जाएंगे इसके डायमीटर पे यार। सीरियसली, डायमीटर पता है ना। फर्दर आ गए हैं टूर पे। अब ये 8 नंबर पे हमको एक्सप्लेन किया गया है कि रेडियो वेव्स क्या हैं। बहुत तरीके के देखो वेव्स होते हैं, ठीक है। हमारी आंखों को जो दिखता है ना वो ये दिखता है, ठीक है। विब्ग्योर जो होता है ये दिखता है, जो रेनबो में कभी कभी स्कैटर्ड होकर के दिखता है ना वो हमको दिखता है। और इसके आगे पीछे बहुत सारे रेज होते हैं जो हमको दिखता ही नहीं है, जैसे अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होता है ना वो करीब करीब सबसे, मतलब एक छोटी सी छोटी मरी से मरी चीज़ में भी रेडियो वेव्स होता ही है। इसलिए जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप हर चीज़ को ही ऑब्जर्व कर सकोगे। जैसे बहुत सारे जो चीज़ें होती है वो गामा रेज नहीं निकालती, उससे ज़्यादा चीज़ें एक्सरे निकालती हैं, उससे ज़्यादा चीज़ों में अल्ट्रावायलेट होता है, उससे ज़्यादा में इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव, रेडियो। वैसे तो रेडियो ना करीब करीब सब में होता है, इसलिए रेडियो वेव्स को ये लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये करीब करीब हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सकेंगे। इसमें ये भी दिखाया कि हमारा यूनिवर्स कैसा दिखता है अलग अलग फेज में। हमको जो विजिबली दिखता है या फोटो हम खींचेंगे वो ऐसा दिखेगा, जो मिल्की वे का हम फोटो लेते हैं स्टार गेजिंग में, बट अल्ट्रावायलेट में ऐसा दिखेगा, इंफ्रारेड में ऐसा दिखेगा, रेडियो वेव्स में ऐसा दिखेगा। बस ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। अब हम चलते हैं आगे। मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस एंटीना को देखने में, ठीक है। और भैया ठंड बढ़ गई यार। हवा एक्चुअली ठंड नहीं है, पता है, हवा चल रही है, और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना। रुको ज़रा मैं बटन लगा लूँ इसके, ठंड लग जाए नहीं तो पता चले। द VLS साइट, वाई इज़ हेयर। अच्छा, तो ये ना ये जगह जो है इस पूरे एरिया में हमने फैला के रखा है, और चारों तरफ माउंटेन्स हैं, और ये पूरा प्रॉपर एरिया जो है करीब 2000 के एलिवेशन पर है, 2000 मीटर के एलिवेशन पर है। तो ये हाई भी है, फ्लैट भी, और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। उसकी वजह से मैन मेड इलेक्ट्रिकल इंटरफ्रेंसेस नहीं आते हैं इसमें किसी भी तरफ से। तो दैट मेक्स दिस प्लेस, दिस एरिया द परफेक्ट प्लेस फॉर दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसीलिए ये ऐसे इस वाले पहाड़ों के चारों तरफ, देख रहे हो पहाड़ है आप, चारों तरफ के पहाड़ों के बीच में इस एरिया को बनाया गया है। हाँ, विच इज़ नाइस। ओके, अब आ गए हम सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, हमारे इस एंटीना के पास। भाई कितना जायंट है यार ये। मैं ना आपको एक्चुअली स्केल देता हूँ। मैं इस कैमरा को यहीं रखता हूँ, मैं जाता हूँ इसको वॉक करके इसके बेस तक, और आप देखो रेफरेंस के लिए कि ये कितना ऊंचा है, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। देख रहे हो कितना छोटा बौना दिख रहा हूँ मैं इसके सामने। इतना बड़ा डिश एंटीना मैंने देखा ही नहीं आज तक। मैंने रिले टावर्स और जितने भी ये दूरदर्शन के सबके टावर्स देख रखे हैं मैंने, डिश एंटीनास के या जो भी होता है वो देखे हैं मैंने, पर इतना बड़ा मैंने एंटीना आज तक नहीं देखा भाई। दिस इज़ क्रेजी बिग। दिस इज़ द फाइनल थिंग विच आई एक्चुअली वांटेड टू सी इतना नज़दीक से। और ये वर्किंग है, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, मुझे आ रही है क्योंकि मैंने माइक लगा रखा, तो आपको सीधी माइक से मेरी आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रहा है। ये वर्किंग है इस वक्त पे। अभी भी ये एलियन ढूंढ रहा है भाई। अरे मुझे ही देख लो, मैं ही एलियन हूँ भाई। यू वांट अ पिक्चर? आई कैन क्लिक योर पिक्चर। 4? Yeah, perfect. Okay. Yeah, Thank you. no problem. Say, Yes. See, if you like that. No worries. where are you from? Where are you from? I'm from India. India? Okay. India. Okay. You? Oh, from France and from here, from Portland, Oregon. Oregon? Yes. Oh, okay. Yes, Awesome. You traveling around? Yes. Okay, Nice. Yes. The big one. Yeah, that's a very nice place. In 2000, Uh-huh. in 2000, I coming from for off-road. I Uh-huh. arrive on, you know, when you turn on the right, Uh-huh. there is off-road. Okay. I And you? coming from this, and I have a tire flat, Uh-huh. and arrive here. I say, I show this. What's happened? Exactly. What's happened? Exactly. That is exactly what happened to me today. Yeah. I was going towards White Sand National Park. I'm coming from North Mexico. And I was just crossing this highway and I saw this antenna and then I saw another one and then I saw another one and I was like, okay, I have to see this. 27. 27, yes. That's amazing. But they move. Sometimes they move. And when I saw that the first Every time, 4 months. they are more concentration. Yeah. I think these railroads are to Yes. move them, right? Yes, That's yeah. what I assumed. Yeah, yeah.
Yeah, awesome. This is crazy. Oh, yes. Like such a big installation, you know? Yes. It's huge. Yes. Sometimes E.T. You know, ET? Yeah. But you know, they said that they don't work on Christmas and Thanksgiving and New Year's. What if the ET chooses those 3 days to, you know, do all their work? Alright. अब टूर में वापस की तरफ चलते हैं. यहाँ पर हमने ये देख लिया एंटीना कैसे काम करता है, वो तो हमको नहीं समझ में आएगा. जो थोड़ा बहुत क्या काम करता है बस वो समझ में आएगा, टेक्नोलॉजी तो समझ में आएगी नहीं. ओ भाई मुड़ रहा है. हो ये भी विटनेस हो गया भाई. यार ये विटनेस कर लिया यार टर्न करते हुए इसको. दिस इज क्रेजी. मस्त भाई, ये भी विटनेस कर लिया. अभी देख रहे हो टिल्टेड था, अभी एकदम पूरा स्ट्रेट हो गया. यही लास्ट पार्ट था. इसके बाद एक कंट्रोल बिल्डिंग है जो मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है. और 4:30 हो गए हैं तो मुझे पता भी नहीं है कि उसके अंदर जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो एक बार चल के देख लेते हैं उसको. हम आ गए इस बिल्डिंग की तरफ. बैल्कनी टूर ओपन. चलो भैया देख लिया जाए क्या है अंदर. भाई जो हवा चल रही है ना यहाँ पे, वो इतनी ठंडी हवा है ना मत पूछो भाई. अल्टीमेट. पर ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद चेहरे पर ठंड लगा है. मतलब मैं फुल टैंड हूँ इस वक्त पे, पता है, फुल टैंड. क्योंकि मेरे हाथ और घड़ी और जहाँ जहाँ चप्पल पहन करके मैं घूम रहा था तो चप्पल के स्ट्रिप्स की ना ऐसे लाइन बन गई है. व्हाट हैपन्स इन दिस बिल्डिंग. यहाँ पर है कंट्रोल सिस्टम. जो ये पूरे 27 एंटीनाज हैं उनसे जो डेटा एकत्रित होता है उसको ये मर्ज करके एक सिंगल डेटा बनाते हैं. और ये जो टेक्नोलॉजी है वो नेशनल रिसर्च काउंसिल इन कनाडा वाइडार ने क्रिएट करी है. वाह. कनाडा भी टेक्नोलॉजी में ना बहुत अच्छा है, पर आखिरी के कुछ सालों में ना कहीं और ही ध्यान है उसका. अभी बिल्डिंग के अंदर जाएंगे कैसे, एंट्री कहाँ से. अच्छा सिर्फ बैल्कनी का ही टूर है. यहाँ से आपको थोड़ा अच्छा व्यू आ जाएगा. उसी एंटीना के पास खड़ा था मैं. वहाँ पर एक देखो, हाँ देखो ये 3 एंगल में ही है. एक एंगल ये है जो ऐसे ऐसे सीधा चलता जाएगा 9. एक एंगल है यहाँ से ये वाला एंगल पूरा, और एक एंगल है ये वाला. उस तरफ भी आपको एंटीनास दिख रहे होंगे. तो ये 3 अलग अलग एंगल में जाता है ये एंटीनास. मतलब मेरा जो अनुमान था वो सही था कि वो जो 3 रोज़ बनी हुई हैं वो ट्रायंगल की तरह जा रही थी. ट्रायंगल नहीं, मतलब ट्राई एंगुलर जो लाइन था वो एक्चुअली एंटीना की प्लेसमेंट को दर्शाता है. व्हिच इज़ नाइस. हमारा हो गया टूर कंक्लूड. सो एक छोटा सा इम्प्रॉम्प्टू टूर था ये. आई होप आपको मज़ा आया होगा. और अब वापस चलते हैं गाड़ी की तरफ. मैं एक बार फिर से कुछ पिक्चर्स लेने के लिए आ गया था यहाँ पर. एंड आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस प्लेस. बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर. पता चला कि कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है अमेरिका के अंदर स्पेस रिसर्च को लेकर के. पिछले 47 सालों से ये जगह ऐसे ही काम कर रही है और ऐसे 27 एंटीनास पिछले 47 सालों से इस वीरान सुनसान में लगातार काम कर रहे हैं हमारे स्पेस को स्टडी करने के लिए. ऑफ कोर्स ये जानकर के बहुत अच्छा लगा कि हमने ह्यूमंस ने स्पेस रिसर्च को इतना सीरियसली लिया हुआ है और इतने ज़्यादा बड़े बड़े मशीन्स और इन्वेस्टमेंट और इतना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है हमने ऐसे रिसर्च के ऊपर. मज़ा आ गया ये टूर करके. इम्प्रॉम्प्टू था लेकिन बहुत अच्छा था. सो दैट्स इट. एंड आई थिंक मुझे भूख लग रही है और अगले 1-1.5 घंटे तक भी पता नहीं मुझे कोई और जगह मिलेगी कि नहीं इस न्यू मैक्सिको में खाने के लिए. और कैंप ग्राउंड पे भी जाना है, बट वो सब शायद आज इस एपिसोड के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस एपिसोड को यहीं रहने देते हैं, यहीं ख़त्म कर देते हैं. और मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जहाँ पर यहाँ से लेकर के उस कैंप ग्राउंड तक का क्या रास्ते में क्या होता है, कैंप ग्राउंड का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड. सी यू अगेन वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड. अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूरिस्ट. बाय बाय. टेक केयर.